Assalamualaikum dear students. I hope all of you will be fine and enjoying good health. I am here to teach you the subject of computer science. In previous class, we have studied about computer basics, some input devices, output devices, printing devices, and application of some softwares like MS Word and MS Excel. In part 2, you are going to study about programming language and some database concepts. Before we start, let's have a look on our books. रिकमेंडेड बुक्स आपके लिए ये हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की सेकेंडरी की बुक है, TNCDC की भी अवेलेबल है, एक मिनट CD भी प्रोवाइडेड है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आपको जिस भी बुक से ईजी लगे आप उसको वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अपने कंटेंट्स को जो आपने स्टडी करते हैं पार्ट 2 में। आपके पास यहाँ 14 चैप्टर्स शो हो रहे हैं। इन 14 चैप्टर्स में से फर्स्ट 7 चैप्टर्स जो हैं, ये आपके डेटाबेस होते हैं, ये आपने डेटाबेस पे करना है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 8 टू चैप्टर 14 दीज आर फ्रॉम सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में से है ये वाले पोर्शन, और जो ये पोर्शन है ये है डेटाबेस में से। पेपर पैटर्न में पेपर डिस्ट्रीब्यूशन जब आपकी होती है तो डेटाबेस में से सेपरेटली MCQs होते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी सेपरेटली पूछे जाते हैं। इसी तरह से सी लैंग्वेज में से भी सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, सेपरेटली MCQs होते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन की प्राइजेस भी सेपरेटली होती हैं। Let's have a look on our assessment scheme. It was provided by BICE Lahore. आपका पेपर 75 मार्क्स का होता है। कंप्यूटर साइंस का जो पेपर होता है वो 75 मार्क्स का होता है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं 15, MCQs आपके पास होते हैं वो 15 होते हैं। अब हर चैप्टर में से चैप्टर 1 है, उसमें से 1 MCQ होगा, 2 में से 2 MCQs होते हैं, 3 में से 1। इस तरह से पूरी डिटेल आपके सामने है किस चैप्टर में से कितने MCQs आते हैं। अब इस डिटेल के अकॉर्डिंग जो आपके फर्स्ट 8 MCQs होते हैं, दीज आर फ्रॉम डेटाबेस, एंड MCQ नंबर 9 to 15 दीज आर फ्रॉम सी लैंग्वेज, ठीक है। अब इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन की भी डिवीजन होती है। शॉर्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 2 सब्जेक्टिव टाइप का, वो डेटाबेस में से होता है। ये जो पोर्शन है ये आपका डेटाबेस में से होता है, डेटाबेस की चैप्टर्स में से, चैप्टर नंबर 1 2, ठीक है। और जो आपके क्वेश्चन नंबर 3 होते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 होते हैं, ये आपके सी लैंग्वेज में से होते हैं। हर क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन होते हैं, 9 क्वेश्चन गिवन होते हैं, और आपने उसमें से 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन 2 में से भी 9 होंगे, आपने 6 अटैम्प्ट करने होंगे जो डेटाबेस का पोर्शन है। जो सी लैंग्वेज का पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इनमें भी 9 क्वेश्चन गिवन होते हैं और आपने 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन का। लॉन्ग क्वेश्चन भी ऐसे ही होता है, डेटाबेस का सेपरेट पोर्शन होता है। 2 क्वेश्चन गिवन होंगे और आपने 1 अटैम्प्ट करना है। 2 क्वेश्चन गिवन होते हैं और आपने 1 अटैम्प्ट करना होता है। और सी लैंग्वेज के भी 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और आपने उसमें से 2 अटैम्प्ट करने होते हैं, 2 आउट ऑफ 3। शॉर्ट इसकी समरी है, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि मेजरली चैप्टर्स कौन कौन से हैं जिनको आपने बहुत अच्छे से स्टडी करना है। अगर इसको हम देखें ना तो आपने अगर डेटाबेस के अगर हम फर्स्ट 4 चैप्टर्स कर लें 1 to 4, और सी लैंग्वेज के 8 9 10 11 इनको कर लें, आप पेपर को 80% अटैम्प्ट कर सकते हैं। जो रेस्टिंग पोर्शन होगा, जो रेस्टिंग चैप्टर्स होंगे, उनमें से शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं और वो भी सिलेक्टेड। अगर आप इन चैप्टर्स को फोकस करें और उनको थोरोली करें तो आपका पेपर का 80 to 85% अटैम्प्ट बहुत अच्छे से हो जाता है। Today
to explain you about computer languages, which I studied in part 1. आपने इसके बारे में शॉर्टली स्टडी किया हुआ है, लेकिन बहुत डिटेल स्टडी नहीं की. अब हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे. Before we start, let's recall our definition of computer. So what is a computer? A programmable device which accepts input, processes it, and converts it into output. अब बात ये आती है कि प्रोग्रामेबल डिवाइस क्या होती है. प्रोग्रामेबल डिवाइस ये होती है कि उसकी जो वर्किंग है वो किस पे डिपेंड करती है. जो भी आप उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे, जो भी आप उसको डायरेक्शंस देंगे, वो उन्हीं को फॉलो करते हुए टास्क परफॉर्म करेगी, जो भी आप उसको टास्क परफॉर्म करने का कह रहे हैं. इसका मतलब है आपने सिर्फ उसको ये नहीं बताना कि उसने क्या टास्क परफॉर्म करना है, आपने उस टास्क को कब और कैसे परफॉर्म करना है उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस देंगे. तो कंप्यूटर बेसिकली क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं. इनपुट क्या होती है, एनीथिंग which is given to computer for the sake of action performance. अब उसके बाद नेक्स्ट इनपुट जब प्रोसेस हो जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, आउटपुट में. दैट मीन्स आपके जो जनरेटेड रिजल्ट्स होंगे वो क्या होंगे, आउटपुट. अब प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस करना होता है कुछ एक्शन परफॉर्म करना. प्रोसेस इज बेसिकली एक्शन. कोई भी एक्शन जो आप उसको परफॉर्म करने को कह रहे हैं क्या है उसकी प्रोसेसिंग. सपोज आप क्या कर रहे हैं, 2 + 3 = 5. 2 क्या है, इनपुट. 3 भी क्या है, इनपुट. इसके बाद आपने एक्शन क्या परफॉर्म किया है, ये ऑपरेटर था, ये प्रोसेसिंग आपने की है इसके ऊपर, ये प्रोसेस हो गया. और जब उसने इन दोनों को प्रोसेस किया, ऐड किया, तो आपको फाइनली क्या मिल गई, आउटपुट. आपने अब उसने इनपुट कैसे लेनी है, उसने एक्शन कैसे परफॉर्म करना है, उसने आउटपुट कैसे जनरेट करनी है, आपको वो शो कैसे करानी है, इस हर एक चीज़ के लिए, हर एक फेज़ के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अपने कंप्यूटर को प्रोग्राम करना पड़ता है. अब वो प्रोग्रामिंग आप करते कैसे, आप करेंगे थ्रू सम इंस्ट्रक्शंस. सो अ सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर इज कॉल्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम. जो भी इंस्ट्रक्शंस आप कंप्यूटर को देंगे कि वो उन पर एक्शन परफॉर्म करे, किस एक्शन को कैसे परफॉर्म करे, उसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम. इन इंस्ट्रक्शन में सब कुछ होगा. क्या कुछ होगा, व्हाट टू डू, उसने क्या क्या करना है, प्लस हाउ टू डू. ठीक है. अब ये इंस्ट्रक्शंस आप उसको देंगे कैसे, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में देंगे. सो द लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जिस भी लैंग्वेज में आप उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन राइट करके देते हैं, दैट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. और वो पर्सन जो उस प्रोग्राम को राइट करता है, उस पर्सन को हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, प्रोग्रामर. अगर आप प्रोग्राम राइट करते हैं देन यू विल बी अ प्रोग्रामर. जो भी पर्सन प्रोग्राम को राइट करेगा थ्रू सम लैंग्वेज, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामर. लेट्स हैव अ लुक ऑन आवर कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं हमारे पास दो होती हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस हैं और हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं. सबसे पहले हम देखते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस होती क्या. लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं क्लोज टू मशीन एंड फार फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स. आप वो लैंग्वेजेस जो मशीन के क्लोज हों और ह्यूमन बीइंग से डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल नहीं है उनके लिए, तो वो क्या होती है आपके पास, लो लेवल लैंग्वेजेस. लैंग्वेज हमेशा क्या होती है, लैंग्वेज होती है वे ऑफ कम्युनिकेशन. इस ये आप कम्युनिकेट आपने किसी से करना है तो आप क्या चीज़ यूज़ करते हैं, लैंग्वेज यूज़ करते हैं. जैसे मैंने आपसे कम्युनिकेट करना था, मैं उर्दू लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, आपको इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ जो आपको आपके क्लोज़र है.
ठीक है, ह्यूमन बींग्स के क्लोजर है। उर्दू बोल रही हूँ जो आपको समझ आती है। तो लैंग्वेजेस हमेशा किस लिए होती हैं? कम्युनिकेट करने के लिए। अब कंप्यूटर से आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे? वो तो एक मशीन है। तो कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए भी आपको क्या चीज़ चाहिए होगी? कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब कौन कौन सी थी? लो लेवल लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस वो होंगी विच आर क्लोज टू मशीन। मशीन मीन्स कि वो डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल है, मशीन के लिए डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल है। अब इसकी बेसिस पे इसकी फर्दर टू कैटेगरीज हैं, मशीन लैंग्वेज है और असेंबली लैंग्वेज है। सबसे पहले हम देखते हैं मशीन लैंग्वेज। अब हम देखते हैं मशीन लैंग्वेज क्या होती है। मशीन लैंग्वेज इज द नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। नेटिव लैंग्वेज का मतलब क्या है? कि उसकी अपनी ही लैंग्वेज है, उसके लिए डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल है, आपको किसी कन्वर्जन की किसी भी फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो एवरी मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिंग जीरोज एंड वंस। बाइनरी मशीन की वर्किंग हमेशा किसकी स्टेट में होती है? कंप्यूटर हमारी डिजिटल मशीन है जिसकी वर्किंग किस में होती है? बाइनरी में। बाइनरी फॉर्म में जो आप डिजिट्स यूज़ करते हैं वो कौन से हैं? ज़ीरोज़ हैं और वंस हैं। ये टू स्टेट्स हैं। ज़ीरो कौन सी स्टेट शो करती है? ऑफ स्टेट, इलेक्ट्रिक पल्स की ऑफ स्टेट एब्सेंस को शो करती है, और वन क्या शो करती है? ऑन स्टेट को। अब अगर आप अपनी मशीन को इंस्ट्रक्शंस उसी की अपनी ही लैंग्वेज में दे रहे हैं, इट मीन्स आप उसके साथ उसी की लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको किसी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है। अब ट्रांसलेटर्स होते थे, ट्रांसलेटर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ये किस लिए यूज़ होते हैं? कम्युनिकेशन में हेल्प करने को, क्योंकि आपको ज़ीरोज़ और वंस की समझ नहीं आती, मशीन को ज़ीरोज़ और वंस की ही समझ आती है, तो आपकी लैंग्वेज को उसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन मशीन लैंग्वेज में हम क्या करते हैं? हम उसको ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में ही इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो इस वजह से आपको ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड नहीं होता। यहाँ आपको ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड नहीं है। इसकी एग्जाम्पल देखें। Example of machine learning programming program containing two instruction is 1100। ये आपको 1 और 0 के कॉम्बिनेशन से एक मिलता है इंस्ट्रक्शन। ठीक है। अब ये बाइट की फॉर्म में भी होती है, निबल की फॉर्म में भी हो सकती है। हो सकता है ये 16 बिट इंस्ट्रक्शन हो, 32 बिट इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे ये 32 बिट इंस्ट्रक्शन है। तो अब अगर आपने कंप्यूटर से कोई भी टास्क परफॉर्म कराना है तो आप उसको जीरोज और वंस की फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस देंगे। लेकिन इस तरह से क्योंकि इंस्ट्रक्शंस राइट करना रियली हार्ड टू लर्न और हार्ड टू राइट, तो ऐसी सिचुएशन के लिए क्या किया गया था? रिप्लेस द लॉन्ग सीक्वेंसेस ऑफ जीरोज एंड वंस इन मशीन लैंग्वेज विद इंग्लिश लाइक दैट। सपोज उन्होंने क्या कर दिया था? इसको रिप्लेस कर दिया था। अगर आपने इसको रीड करने के लिए कहना है तो ये इंस्ट्रक्शन है, इसको रिप्लेस कर दिया था रीड से। ठीक है। अगर आपने ये इंस्ट्रक्शन राइट की है तो आप जी इसको उसने रिप्लेस कर दिया था राइट से। इस तरह से ये जो डेवलपमेंट थी, ये डेवलपमेंट थी असेंबली लैंग्वेज की, तो आपने उन जीरोज और वंस को इसके साथ रिप्लेस कर दिया था इंग्लिश वर्ड्स के साथ। नेक्स्ट हम देखते हैं असेंबली लैंग्वेज को, विच वॉज डेवलप ड्यूरिंग 1950। एग्जाम्पल इसकी एक देखते हैं। जैसे कि एक स्टेटमेंट है v इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है। असेंबली लैंग्वेज में लिखेंगे तो ये कुछ इसका मीनिंग ये आएगा। सी लैंग्वेज में लिखेंगे तो इसकी राइटिंग प्रोसेस कुछ ये होगा। असेंबली लैंग्वेज में हम जो इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज़ करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? निमोनिक्स। यहाँ पे मूव, ऐड, मूव, ये वर्ड्स क्या हैं? ये आपके निमोनिक्स हैं असेंबली लैंग्वेज के। इनमें ए एक्स ये क्या है? एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। इसको बहुत डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बुक के स्कोप से भी, लेकिन फिर भी इसको शॉर्टली इसको थोड़ा सा देखना। एक्यूमुलेटर रजिस्टर है एक्स और वाई, v इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इसमें से x भी क्या है? इनपुट है। y क्या है? इनपुट। v क्या है? आउटपुट। ये क्या है जी?
ये एक्शन क्या परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटर है, सॉरी। अच्छा, अब एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स यूज होते हैं इनपुट आउटपुट प्रोसेस के लिए। अब एक्स में आप जो भी वैल्यू रिप्लेस करते हैं, सपोज आपने इसको 2 + 3 कर दिया, तो जो 2 वैल्यू है एक्स को जब आपने रिप्लेस किया 2 से, तो ये डाटा किस में मूव करेगा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में, क्योंकि आपने इसको मूव करने को कहा होगा। दिस इज ए एक्स, और एक्स में एक्स क्या है, सोर्स, तो यहाँ से डाटा मूव करेगा, और ये क्या है, डेस्टिनेशन, यहाँ जाकर इसमें सेव होगा स्टोरी में। तो इस सोर्स से एक्स से डाटा किस में मूव करेगा, ए एक्स में। इसी तरह से ए एक्स में ऑलरेडी डाटा है था, वाई का डाटा क्या होगा, वाई डाटा मूव करेगा और ऐड होके जो ए एक्स की पहले से ऑलरेडी सेव डाटा था उसमें, उसके साथ ऐड होके वापस किस में चला जाएगा, ए एक्स में। और उसके बाद ए एक्स का डाटा मूव होके वापस कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट आप देखें कि सी लैंग्वेज में जब आप लिखेंगे, जो आपने करनी है सेकेंड ईयर में, तो सी लैंग्वेज में आपके लिए वो सिंपल स्टेटमेंट है, डी इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब यहाँ भी एक बात है, और वो बात क्या है कि असेंबली लैंग्वेज में भी आपने इसके लिए वर्ड्स यूज़ किए, ठीक है। अब ये भी तो मशीन के लिए डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल नहीं है, जीरोज और वंस और ये वो सब कुछ भी नहीं है। तो वो क्या करेगा, इन इंस्ट्रक्शंस को जीरोज और वंस में कन्वर्ट करेगा। दैट मीन्स आपको यहाँ पे ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड होगा, तभी उसको वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। अब वो ट्रांसलेटर जो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, उसको हम क्या कहते हैं, असेंबलर। उसको हम क्या कहते हैं, असेंबलर। और इस तरह से ये लैंग्वेज है, ये भी जीरोस और वंस की फॉर्म में नहीं है, तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको भी जब आप कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए भी आपको क्या चाहिए होता है, ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड होता है। High-level languages were developed during 1950s. The programming languages whose instructions resemble the English language are called high-level languages. अब वो लैंग्वेज आपके क्लोजर है, नॉर्मली हम इंग्लिश लैंग्वेज ही कंसिडर करते हैं, जिसकी इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो उस लैंग्वेज में जब आप इंस्ट्रक्शंस राइट करोगे, तो उस लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। अब हर हाई लेवल लैंग्वेज का एक रूल होता है, रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो पहले से डिफाइंड है हर लैंग्वेज के अपने अपने, ठीक है। आप जब भी प्रोग्राम राइट करेंगे तो आपको उन रूल्स को फॉलो करते हुए ही राइट करना है। अब उन रूल्स को हम क्या कहते हैं, उन रूल्स को हम कहते हैं सिंटैक्स। जैसे आप एक इंग्लिश स्ट्रक्चर की बात ले लें, जैसे आप एक सिंपल सेंटेंस लिखते हैं, उसके लिए एक फॉर्मेट है, सब्जेक्ट, पहले आप सब्जेक्ट मेंशन करते हैं, फिर आप क्या चीज़ मेंशन करते हैं जी, आप वर्ब मेंशन करते हैं, देन ऑब्जेक्ट। अब अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करते, इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते, आप क्या करते हैं, पहले वर्ब लिख देते हैं, फिर आप ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, फिर आप सब्जेक्ट लिख देते हैं, या फिर पहले आप सब्जेक्ट लिख देते हैं, फिर आप ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, फिर आप वर्ब लिख देते हैं, फुल स्टॉप पहले लगा दिया, फुल स्टॉप दरमियान में लगा दिया। तो ये जो है, ये क्या है, आप रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं, आप इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे, आप इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे। तो ऐसी सिचुएशन में आप जो भी उसको स्टेटमेंट दोगे, जो भी इंस्ट्रक्शन दोगे, वो उसको फॉलो नहीं करेगा, वो उसमें प्रॉब्लम शो करेगा, ठीक है। वो करेक्ट सिर्फ तभी होगी जब आप उन रूल्स को फॉलो करते हो, उस सिंटेक्स को फॉलो करते हुए इंस्ट्रक्शंस को या उस प्रोग्राम को राइट करोगे। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या हैं, दीज आर क्लोज टू ह्यूमन बींग्स, और इसके अलावा ये मशीन इंडिपेंडेंट है। मशीन इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या होता है कि आप इसको ज़रूरी नहीं होता आपने उसको एक मशीन पे बनाया था तो आप इसको दूसरी मशीन पे यूज़ नहीं कर सकते, आप इसको दूसरी मशीन पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, ये क्या है, मशीन इंडिपेंडेंट है। जो मशीन लैंग्वेजेस थी वो मशीन डिपेंडेंट होती हैं, जिस मशीन के लिए बनाई जाए वो वही यूज़ होती हैं, और हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, वो मशीन इंडिपेंडेंट होती हैं।
उसके बाद अब क्योंकि ये भी इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, इंग्लिश स्टेटमेंट्स हैं, तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि मशीन को आपकी हाई लेवल लैंग्वेज की समझ नहीं आती, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की समझ नहीं आती, तो इसके लिए भी आपको क्या चाहिए होगा, ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड होगा। ट्रांसलेटर ने क्या करना होता है, ट्रांसलेटर ने हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करना होता है, मशीन लैंग्वेज में। आप जो भी ट्रांसलेटर यूज़ करेंगे वो क्या करेगा, उसको मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे भी हाई लेवल लैंग्वेज को आपको क्या करना है, किस में कन्वर्ट करना है, मशीन लैंग्वेज में, आपके ट्रांसलेटर में। अब वो ट्रांसलेटर जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, कंपाइलर। उसको हम क्या कहते हैं, कंपाइलर। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस की, कौन कौन सी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पास्कल है, फॉर्ट्रैन है, बेसिक है। सी आपने सेकेंड ईयर में पढ़नी है, बेसिक 10th क्लास में थी आपने पढ़ी थी। इसके अलावा कुछ और ही हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जो कि मौजूद हैं, आप उसको भी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो है सोर्स कोड का एंड ऑब्जेक्ट कोड का। कोड मीन्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम स्टेटमेंट्स को हम क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। अब प्रोग्राम को जब आप हाई लेवल लैंग्वेज में राइट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सोर्स प्रोग्राम और सोर्स कोड। जब भी किसी भी प्रोग्राम को आप हाई लेवल लैंग्वेज में राइट करोगे तो वो क्या होगा, सोर्स प्रोग्राम और सोर्स कोड। और जब आप प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में राइट करते हैं तो वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट कोड। जैसे कि आपने पीछे एग्जाम्पल जब देखी थी असेंबली लैंग्वेज में। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम जब लेक्चर करेंगे तो हम प्रॉपरली सी लैंग्वेज को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।